इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला हूं। एक ऐसी चीज जो आप सब सुन के दंग रह जाएंगे। तो मैं उससे पहले दो बातें पहले करना चाहता हूं। सबसे पहले, आज एक इजलास हो रहा है। इजलास में वो कोशिश होगी जो एक दफा इस मुल्क से पहले कोशिश हुई थी 1970-71 में। एक माइनॉरिटी बैठ के मेजॉरिटी को कोशिश करेगी कि किसी तरह इनको रेस से बाहर किया जाए। यानी उनकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए या इनको किसी तरह बाहर किया जाए इलेक्शन रेस से, क्योंकि उन सबको इलेक्शन हो गया तो उनकी ये जो हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएंगी। तो लिहाजा ये आज कोशिश होगी पूरी। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो इससे बहुत अहम है। आज हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है जो कि मेरी जिंदगी में किसी जमहूरियत में इसकी मिसाल नहीं है। शायद आमरीत में हो, क्योंकि मैं तब क्रिकेट खेलता था, मुझे इतना याद नहीं है जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, लेकिन मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों से था इस तरह का, उनके हालात ऐसे थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो मैं जानता, मैंने कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहां इधर से उठा लिए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, कोई मुजरिमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। मीडिया के ऊपर प्रेशर है कि इसको दिखाओ ना। जो एंकर, जो मीडिया हाउस थोड़ा मुझे दिखाता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और आज मैं समझता था कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, 97 मेरे ऊपर केसेस हैं। आज जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे। जिस तरह हसान न्याजी को वो बेल लेके निकला है और जैसे ही बाहर निकला उसको पकड़ लिया और कोई और केस दे दिया उसका। तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। दहशतगर्दी के केसेस हैं, ज्यादातर दहशतगर्दी के केसेस हैं, और भी जो गद्दारी के केस हैं, तौहीन मजहब के केस, वो भी एक केस कर दिया। मदीना में किसी ने कुछ कहा इनको और मेरे ऊपर केस हो गया बैठे हुए। और उसके अलावा हर किस्म का केस। मुझे अपनी केसेस की तो फिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये झूठे केसेस के ऊपर, ये हम अब सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनली लिख रहे हैं। हम अपनी अदलिया से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। जो ऐसी एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ है और एक तरफ सारे हमारे वर्कर्स पकड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं रैली निकालने की, तब हमारे ऊपर ही हमला और हमारे ऊपर ही केसेस। उसके बाद मीनार पाकिस्तान का जलसा पीर को करना था, हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि हम रमजान से पहले करें, वो इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। आज शुक्र है अदालत ने इजाजत दी और इंशाअल्लाह हफ्ते को इंशाअल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है। आज ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। एक जागी हुई कौम को आप देखेंगे हफ्ते को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान। अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट हो गया कि मैं वहां इस्लामाबाद की अदालत में पहुंच क्यों नहीं सका जो वादा किया हुआ था। मैं आज जरा बताना चाहता हूं कि मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जरा देखें कि मेरे से हुआ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी
کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے. صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا, میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے, نواز شریف بھی گیا. دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے. جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے. مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا, میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے, کیونکہ یہی تو یہ سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا. جو فوج آئی ہوئی ہے, 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی, پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے. پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا, لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا, باقی تو سارے عام لوگ, مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل, ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا. پھر آگے گیا, پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں, پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں, ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا, کارکن باہر, میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے. اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا دروازے کے اوپر, اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے. ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ذرا سینز دیکھیں. یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤ نہیں کر رہے تھے, پولیس والوں نے پتھراؤ جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے شیلنگ بھی نہیں کی. یہ باقاعدہ ویڈیو, یہ میرے پاس ایک ویڈیو نہیں ہے, یہ میرے پاس 15-20 ویڈیو ہیں جنہوں میں تو باری باری یہ پتھر کر رہے تھے, مار رہے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی 1 2 4 10 20 بھائی پورے انہوں نے سٹاک رکھا ہوا تھا, جیسے انہوں نے گولیاں اور شلوں کا سٹاک رکھا ہوتا ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے, یہ دیکھو یہ گورنمنٹ, یہ پولیس کس طرح پتھر مار رہی ہے, جو کہ صدیق جان کو بھی اس چکر میں اٹھا لیا گیا کہ جی پولیس کو جو ہے وہ پتھر نہیں مار رہی تھی. یہ ثبوت ہیں جتنے چاہیے میرے پاس پڑے ہیں. میں یہی چیزیں کوریج کی تھی, میں نے شیلنگ کوریج کی, پتھر کوریج کیے, جن کو لگے ان کو بھی کوریج کی ہے. تو یہ جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہے. ان بغاوتوں کو, ان مصدیوں کو, ان حیدراموں کو, ان وقت کے فرعونوں کو, یزیدوں کو یہ دکھاؤ. یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤ نہیں کر رہے تھے, کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے. اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا, تو کیوں پتھر مار رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے؟ پھر سے میں کہتا ہوں اتنی 4تھی 5ویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا اوپر. ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں.
اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر، کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا، جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے، آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے، کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر۔ بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی، کہ جیسی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں۔ وہ گیٹ باہر کھل ہی نہیں رہے تھے، وہ تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں۔ اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب، میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں۔ کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے۔ وہ پلان بنا ہوا تھا پورا، یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے۔ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے۔ وہ ایف سی، پولیس، اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا۔ اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے، آپس میں نورا کشتی کرنی تھی، وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا، یہ پلان تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی؟ یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا، اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے۔ وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی۔ مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا۔ سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے۔ کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا۔ کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے۔ پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا۔ آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو۔ آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا۔ برس پڑا، کیسے تم نے اسے نکلنے دیا؟ اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں۔ جو مجھے یہ پلان پتا چلا ہے، میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔
जो वजीराबाद में मेरे से हुआ। 1.5 महीना पहले मैं लगा रहा कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना है। मैं कहता रहा, मैंने 2 जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि ये होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। जितना जेआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रही है? क्यों किया जा रहा है? किसको खौफ है? कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? ज़मान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के कि यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आएं और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं ये आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पे चले गए हैं। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं? ये किस तरह, ये तो कोई दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे। वो उनका तो मुझे पता है, वो जो 2 बार बैठे, एक बार बैठा हुआ है और एक ये दूसरा जरदारी है। इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? इनके कम से कम अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जितना हम IMF से पैसा लेते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा डॉलर्स इनके बाहर पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने पैसे बचाना है। इनका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है कि इसके बाद अगर कत्ल हो जाता तो फिर क्या होगा, तसादम होगा। इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की फिक्र पड़ी हुई है। जो इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि IMF और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने जोड़ दिया और IMF ने बड़ा सख्ती से उसकी मजम्मत की, इसके पीछे क्या है? मुझे क्या शक है? जिन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, हम सौदा कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे? उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सब कुछ बाहर पड़ा है। पाकिस्तान अगर गुलामी करता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कब फर्क पड़ा है?
जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसको कत्ल कर दे? वो जो नवाज शरीफ ने कहा जी हां एक महीना शोर में चुप हो जाएगा। आखिर में मैं अपनी कौम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने नौजवानों से। देखें, ये बड़े आपने समझनी है एक चीज कि देखें, ये जुल्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, ये जो मुझे कोशिश कर रही है मारने की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसानों को जानवरों की तरह रखो, भेड़ बकरियों की तरह रखो, खौफ की वजह से। जो खौफ का बुत है, ये याद रखे इंसानी तारीख में ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जो इसके सामने झुकता है वो गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो खड़ा हूं। मुझे जहां पता था जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद के, या मुझे जेल में डालेंगे या मार देंगे, मैं तो फिर भी गया। अल्लाह पे यकीन है मुझे, अगर उसका फैसला है तो वो तो उसने वैसे ही ले लेना है। लेकिन आप सबको मैं आज कह रहा हूं, ये जिस तरह के मुजराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और ये जो हमें अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, साथ मिले हुए हैंडलर्स, मेरी कौम एक बात सुन लेना कि अगर इस तरह ये मुल्क के ऊपर बैठे रहे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 11 महीने में इन्होंने हमारे मुल्क को घुटनों पे ले आए हैं। आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। बेकारियों की क्या इज्जत होती है? आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली दफा पाकिस्तान में आटे के ऊपर 3 लोग अब तक मर चुके हैं, क्योंकि आटा 3 गुना ज्यादा महंगा, जब हम छोड़ के गए तो उसे 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने तो अपनी चोरियां माफ करवा ली, 1100 अरब रुपए की कौम का इन्होंने आज उधर पहुंचा दिया है। मुझे खौफ आ रहा है कि आगे किधर जाएंगे, यह मजीद और बिगड़ने लगा है। मैं आपको कह रहा हूं महंगाई अभी और आएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपको और नौजवानों, मेरा आपको यह पैगाम है कि देखें, अगर अल्लाह शहनशाह है, उसका फैसला अभी तक बचाता रहा है, उसका फैसला हो सकता है मुझे ऊपर ले जाए। आपने सबने मेरे से वादा करना है कि किसी खौफ के बिना आपने इनके सामने, इनको माफ नहीं करना, इनके सामने खड़े होना है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी कौम जो गुलाम होती है उसकी कोई परवाज नहीं होती। मौलाना रूमी ने जब कहा ना कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिया है, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? गुलाम रींगते हैं जमीन पे। इलामा इकबाल की सारी शायरी गुलाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में, तो उनको जगाने की शायरी थी, क्योंकि वो जगाते रह के कहते वो शाहीन बनो, जंजीरें तोड़ो, ऊपर जाओ। और जंजीर सबसे जो जंजीर हमें जमीन पे रखती है वो खौफ की जंजीर है। हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, खौफ हरासा पिला रहे हैं। कोई आपको समझना चाहिए कि जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है। कोई आपको जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। और ये जो पुलिस वालों से गलत काम करवाते हैं, मैं सारे पुलिस वालों से और जो भी तनख्वाहदार हैं, सरकारी महकमे में रेंजर्स हैं, सब हैं, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी रिस्क के गुलाम ना बने, अपनी तनख्वाह के गुलाम ना बने। अपना जो ज़मीर है, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ सब इंसानों के लिए कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, इंसाफ के लिए जहाद लड़ो। सारों को मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आप इस वक्त पुरअमन तरीके से इत्तेजाज ना किया आपने, ये जुल्म जो हो रहा है इस मुल्क से, हमेशा के लिए आप गुलामी करेंगे और गुलामी इन चोरों की करेंगे। कोई आपका मुस्तकबिल नहीं है। अब तक 8-9 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए। जो छोड़ के जाते हैं, कई उनमें से बिजनेसेस थी, बेरोजगार करके चले गए लोगों को। पढ़े लिखे जो मुल्क पैसा खर्च करता है जिनके ऊपर, वो छोड़ के चले गए। शौकत खानम से 4 बड़ा मुश्किल है कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 4 हमारे अहम डॉक्टर्स वो छोड़ के चले गए। लोग मायूस हो गए हैं। ये तरीका नहीं है छोड़ के जाने का, खड़े होकर लड़ने का है, जहाद लड़ने का है। और आप सबको, मैं जेल में जाता हूं या मुझे ये कुछ कर देते हैं, आप सबने खड़े होना है, कभी हार नहीं माननी।
आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है आपने। और मैं समझता हूं कि अल्लाह वाज़ेह तौर पे कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। ये जो प्लान बनाया हुआ है आज का, मैं फिर से बता रहा हूं सारी कौम को कि ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो अफसोस है कि देखिए इनके ज़हन, पंजाब पुलिस के लोग मार देंगे खुद ही। ये पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की हुई हैं जिनके अंदर ना कोई इंसानियत है, ना इनको कुछ सोच है। उनके बीवी बच्चे होंगे, उनको मार देंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को हमारे लोग मारे और ताकि मूवमेंट खत्म हो जाए। इससे मूवमेंट नहीं खत्म होने लगी, ये एक आग की तरफ जा रहा है। ये वो चाहेगा जो इस मुल्क का दुश्मन है कि मुल्क में तबाही मच जाए, सिविल वॉर हो जाए, तबाही हो जाए। ये किस तरफ जाएगा मुल्क? सारे पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं, इनसे बड़े गद्दार कोई नहीं है। कौन आदमी इस तरह सोच सकता है कि अपने मुल्क में सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए और अपनी जायदादें और जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है वो बचाने के लिए इस मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हो, इंतशार हो। इंशाअल्लाह आप सबसे हफ्ते की रात को तरावियां के बाद मीनार पाकिस्तान में मुलाकात होगी और मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम रखूंगा। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी, आपके सामने प्रोग्राम रखूंगा कि कैसे हमने अपने मुल्क को इस दलदल में से निकालना है जिनको एक साजिश के तहत चोरों को लाके आज पाकिस्तान को जिधर फंसा दिया गया। पाकिस्तान